बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइज़ लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारे क्लिनिकल जो है ना वो डिस्कस कर दिए हैं। अभी हेड एंड नेक के सिर्फ 2 टॉपिक्स के क्लिनिकल रह गए, बाकी सारी हेड एंड नेक कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, प्लेलिस्ट में बना दूंगा। अभी रह गया हमारे पास जो है ना वो थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, और इसके अलावा जो है रह गया है लेरिक्स। बस लेरिक्स रह गया और बस ये 2 टॉपिक्स रह गए। इनको मैं इस वीडियो में थायराइड को जितने भी क्लिनिकल है BRS KLM, उसके अलावा BD84 हो गया, सिनेल हो गया, ऑलमोस्ट सारे के सारे इसके अंदर है। मे भी अगर 1-2 रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और अगर आप ये क्लिनिकल कर लेंगे इंशाल्लाह एग्ज़ाम में आपको मसला नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है ना वो थायराइड ग्लैंड आपको पता है गले के ऊपर होता है, ठीक है। स्वेलिंग जो होते हैं ना, आप जब स्वेलिंग जो होता है ना वो मूव करती है विद डी ग्लूटेशन, मतलब आप जब खाना निगलते हैं तो ये अपने साथ साथ जो है ना आपको वो फील होता है, मूव होता है। थायराइड इज अटैच टू दी लेरिंक्स हो गया बाय सस्पेंसरी लिगामेंटा बैरी हो गया, ठीक है। मतलब ये है ना लेरिंक्स, ठीक है, और ये आगे है थायराइड ग्लैंड। इसके साथ जो एक लिगामेंट अटैच होता है थायराइड को लेरिंक्स के साथ अटैच करते हैं, उसमें कहते हैं लिगामेंट ऑफ बैरी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे लेरिंक्स से मुतल्लिक, लेट मी फोकस इट यार, ओके, अगर आपसे लेरिंक्स के मुतल्लिक कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ये ज़रूर पूछते हैं कि लिगामेंट ऑफ बैरी क्या है। नेक्स्ट है ए ब्रांच ऑफ द एक्सेसरी थायराइड ग्लैंड मे अपीयर अलोंग द पाथवे ऑफ थायरोग्लासिस सिस्ट हो गया। मतलब एक नागवार सी जो है ना वो आपको जो है ना वो एक्सेसरी थायराइड ग्लैंड जो आपको नज़र आएगा अलोंग दी पाथवे ऑफ थायरोग्लासिस डक्ट। जो थायरोग्लासिस डक्ट है उसके ऊपर एक नागवार सा एक्सेसरी थायराइड ग्लैंड नज़र आएगा। रूट ऑफ टंग पोस्टीरियर टू दी फोरामेन सीकम हो गया, नेक हो गया। अगर आपने एमरी पढ़ा तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें अच्छे से पता होंगी। इन्फीरियर टू दी हाइड एंड थॉरैक्स। अभी मैं डायग्राम दिखा देता हूँ, ये देखें। इस डायग्राम में आपको थायरोग्लासिस, एक मिनट, ये अब ठीक नज़र आ रहा है। थायरोग्लासिस सिस्ट डक्ट आपको नज़र आ रही है, ठीक है। वही कह रहा है कि थायरोग्लासिस डक्ट के ऊपर जो है ना वो एक एबिरेंट नागवार सी एक सिस्ट आपको एक्सेसरी थायराइड ग्लैंड होता है। ये क्लिनिकल है। नेक्स्ट है रेमिनेंट्स ऑफ थायरोग्लासिस डक्ट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम थायराइड बाय रेडियो आइसोटोप हो गया। हम रेडियो आइसोटोप देते हैं, उसके ज़रिए हम रेमिनेंट्स जो भी इसका थायरोग्लासिस डक्ट का रह जाता है ना, ये देखिए एम्ब्रियो वाली बातें भी यहाँ पे कर रहा है वो। तो आपको एम्ब्रियो के थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट पता होगी तो थायरोग्लासिस डक्ट से बनती है वो सारे के सारे, तो तभी आप ये जान लेंगे। एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड जो होता है मतलब एक ख़राब, मतलब हमें जो ज़रूरत नहीं है, एक्टोपिक उसी को कहते हैं। ऑलवेज प्रेजेंट इन द मीडियन प्लेन ऑफ द नेक, ओके हो गया। मतलब ये नेक का मीडियन प्लेन है जिसके ऊपर एक एक्टोपिक थायराइड ग्लैंड होता है, हमेशा प्रेजेंट होता है। ड्यूरिंग प्रोसीजर इन द मिड लाइन ऑफ द नेक, ठीक है। थायराइडेमा आर्टरी, मतलब आपको अगर थायराइड ग्लैंड की ब्लड सप्लाई पता है, एक मिनट में दिखा। ओके जी, हम डिस्कस कर रहे थे को वो थायराइड आर्टरीज जो है ना उससे सारे से रिलेटेड आपको पता है कि थायराइड को ब्लड सप्लाई का सुपीरियर थायराइड आर्टरी, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। और 30% पेशेंट में ना आर्च ऑफ एयोटा से जो है ना वो एक एक्सेसरी निकलती है आर्टरी, जिसे कहते हैं थायराइडेमा आर्टरी। तो वो यही वो बात कर रहा है कि जो है ना कि हम जब सर्जरी करते हैं ना तो सर्जन को ऐसे पर्सन से ना काफ़ी जो है ना वो एहतियात के साथ सर्जरी करनी पड़ती है कि कहीं वो थायराइडेमा आर्टरी अगर कट होगी ना तो बहुत ज़्यादा खून निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो थायराइडेमा आर्टरी है ना वो किसकी ब्रांच है? ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक की ब्रांच है, ठीक है। मतलब आर्च ऑफ एयोटा से ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक निकलता है ना, उससे फिर निकलती है थायराइडेमा आर्टरी। तो वो जो आर्टरी अगर वो ब्रेक हो जाए ना, वो कट हो जाए तो काफ़ी मसला है, लफड़ा है, ठीक है। मे अराइज फ्राम कैरोटिड, ठीक है। मतलब इसकी अब अल्लाह पाक ने ना या तो ये ब्रेकियोस्फेरिक से निकाल देते हैं या फिर कैरोटिड से निकाल देते हैं, या कुछ परसेंट सब के लिए या इंटरनल थोरेसिक, मतलब जो आपके चेस्ट के अंदर वहाँ से निकल रही है। अब जब भी वो ब्रेक होगी तो क्या होगा कि एक्सेस जो है ना ब्लीडिंग होगी। असेंड टू द ट्रेकिया, जो इस्टमस ऑफ द थायराइड, इस्टमस जो दरमियान वाला होता है ना, ठीक है, ये दरमियान बॉडी और साइडों पर इस्टमस हो गया, ठीक है। सप्लाइंग दी बोथ स्ट्रक्चर हो गई पोटेंशियल सोर्स ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है। थायराइड का जब भी ऑपरेशन करना है तो थायराइडेमा आर्टरी आपने नहीं भूलनी। सर्जिकल रिमूवल ऑफ थायराइड में अगर कुछ लोगों को होता है हाइपर थायराइडिज्म का प्रॉब्लम या गटर वगैरह में होते हैं ना, तो उनके थायराइड को रिमूव करना पड़ जाता है। तो ऐसे हालात में क्या हम कहते हैं थायरोडक्टमी, हम उसकी करते हैं। ट्रू कैप्सूल एक्स्ट्रा कैप्सूलर मेन नेसेसरी भी हाइपर थायराइडिज्म, टॉक्सोसिस हो गया, या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बोथ लोब्यूल और द लेफ्ट बिहाइंड नियर द टोटल थायरोडक्टमी, अवॉइड द रिस्क ऑफ साइमल्टेनियस रिमूवल ऑफ पैराथायराइड होगा। वो कह रहा है कि हम थायराइड को रिमूव करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ पार्ट जो है ना बड़ा हुआ या जो अफेक्टेड पार्ट है वो निकाल दें, ताकि पैराथायराइड भी एक ग्लैंड होता है ना, थायराइड के बिल्कुल पीछे ही छोटे छोटे 4 ग्लैंड हैं जिसे हम पैराथायराइड पेयर की फॉर्म में,
वो जो है ना उनको बचाना, क्योंकि उन्होंने कैल्शियम लेवल करना है। अब पूरा थायराइड निकाल देंगे तो कैल्शियम लेवल फिर कैसे मेंटेन करना है, सोचो तो सही ज़रा। तो यही वो बात कर रहा है कि हमने वो उसको बचाना है कि कहीं वो पैराथायराइड को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचाए, पोस्ट ऑपरेटिव मैक्सोडीमा ना हो जाए। मैक्सोडीमा की आपको बीमारी पता है, फिजियो में पड़ी हुई है। पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन में इंक्लूड हेमरेज फ्रॉम इंजरी, जो थायराइडीमा आर्टरी हो गया, इंफीरियर थायराइड एंड इंटीरियर जगुलर वेन हो गया, नर्व पैरालिसिस ऑफ द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो होता है ना, हाँ वो कह रहा है कि थायराइडीमा आर्टरी के साथ बिल्कुल ना रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होती है। मतलब एक होती है स्पीरियर लेरेंजियल नर्व हो गया ना, फिर एक होता है रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो थायराइड को ग्लैंड को सप्लाई करती है। तो रिकरेंट जो है ना वो बिल्कुल थायराइडीमा के साथ होती है। अगर थायराइडीमा काट होगी तो मोस्ट प्रोबेबली उसके साथ जो है ना रिकरेंट लेरेंजियल नर्व होगी, वो भी कट हो जाएगी। आर्टरी के साथ नर्व कट, नीमोथोरैक्स हो सकता है, ब्लड जो है वो लंग्स के अंदर जा सकता है, डैमेज टू द सर्वाइकल डोमा पेल्यूरा को डैमेज कर सकता है, और एसोफेजियल इंजरी मतलब एसोफेगस को कुछ ना वो इस्कीमिया वगैरह वगैरह हो सकता है। ओके हो गया। किसी को यहाँ तक मसला हो तो कमेंट सेक्शन में पूछे, बहुत ईजी सा टॉपिक है, रिमाइंड करके देख लें, नहीं तो ईजी है बिल्कुल। ड्यूरिंग प्रेशर सुपीरियर थायराइड आर्टरी इज लाइगेटेड हो गया। एक मिनट गाइस, ये वाली देखिए रफ सी मैंने डायग्राम जो मेरे पास है ना, ठीक है, ये वाली देखिए इंटरनल कॉमन करोटिड ये है, ये कॉमन करोटिड है, एक्सटर्नल करोटिड से सुपीरियर थायराइड आर्टरी आती है। एक मिनट थोड़ा सा जूम आउट में कर दूँ। ओके अब ठीक है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल से सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ रही है, ठीक है, और यहाँ से भी एक्सटर्नल से सुपीरियर थायराइड आर्टरी आ रही है। फिर ये देखो यहाँ से थायरो सर्वाइकल ट्रंक मतलब यहाँ से एक आ रही है, और एक यहाँ से इन्फीरियर थायराइड, ये भी इन्फीरियर है, ये भी इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, ये तो आम सी है। थायराइडीमा आर्टरी जो है ना 30% पेशेंट में वो देखो ब्रेकियोस्फेरिक ट्रंक से ये निकल रही है। तो इसकी मैं बात कर रहा था सारे के सारे की। नेक्स्ट जो है ना वो बिल्कुल इसके साथ है ना रिकरेंट लेरेंजियल नर्व भी होती है, वो भी कट जाती है, तो उसकी वजह से मसला हो जाता है। अभी मैं अगर दिखाऊँ ये वाला, ये देखो मैंने नर्व सप्लाई भी बनाई हुई है ग्रीन में, आप समझ लेंगे ये नर्व है सारी से। वेगस नर्व से सुपीरियर लेरेंजियल नर्व जो है ना इंटरनल लेरेंजियल और एक्सटर्नल लेरेंजियल जो है ना वो थायराइड ग्लैंड को सप्लाई कर रही है। ओके अब यहाँ नीचे से देखो वेगस नर्व से जो है ना वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो होता है ना वो क्या करती है, इसको सप्लाई कर रही है रिकरेंट। तो यहाँ बिल्कुल इसकी के बिल्कुल साथ देखो जहाँ से ब्रेकियोस्फेरिक जा रही है बिल्कुल वही रूट ही है ऑलमोस्ट रिकरेंट का, तो ये भी कट हो सकती है। ये बताने का मकसद है सारे का सारा। ओके हो गया। अब वो कह रहा है कि हमने ना सुपीरियर थायराइड आर्टरी को लाइगेट करते हैं ऑपरेशन में, मतलब ये देखो यहाँ से एक लाइगेशन लगा दी थी, एक यहाँ से लाइगेशन लगा दी थी, ताकि यहाँ से जो है ना वो ब्लड की सप्लाई जो है ना वो रुक जाए। अच्छा ये कहाँ पे लाइए, नियर दी ग्लैंड टू सेव दी एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व। ग्लैंड के वो कह रहे हैं बिल्कुल साथ हम ना सुपीरियर थायराइड को लाइगेट करते हैं ताकि हमारे पास नर्व जो बाकी आ रही हैं वो उनको नुकसान ना पहुँचे। मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैं लगा दूंगा, ये लगानी है तो बिल्कुल ग्लैंड जहाँ से शुरू हो रहा है ना वहाँ से आपने लाइगेट करनी है। ये बात आपने याद रखनी है, इसको छोड़ें आप, ठीक है, बिल्कुल ग्लैंड के बिल्कुल पास। बाकी जो है ना एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व मतलब ये वाली जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व है ना इसको हमने बचाना है। होप्स हो कि अच्छा आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी वो कह रहा है कि इन्फीरियर थायराइड जो है ना अवे फ्रॉम द ग्लैंड। अब ये जो इन्फीरियर थायराइड है ना ये वाली आर्टरी, इसको हम अवे यानी ग्लैंड से दूर यहाँ पे करके हम लाइगेट करेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे लाइगेट कर देंगे ना, हमने यहाँ पे करके लाइगेट करना है। क्यों? टू सेव द रिकरेंट लेरेंजियल। ये वाली जो रिकरेंट लेरेंजियल है ना इसको हमने सेव करना है, क्योंकि यहाँ तक तो यहाँ से रिकरेंट लेरेंजियल बिल्कुल फिर इसके साथ मिल जाती है, इस वजह से हम यहाँ पे लाइगेट करते हैं ताकि रिकरेंट लेरेंजियल को यहाँ पे कोई नुकसान ना पहुँचे। समझ रहे मेरी बात? बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। रिकरेंट लेरेंजियल को ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूछते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में काज क्रेटिनिज्म हो गया, इन्फेंट हो गया, मैक्सोडीमा इन एडल्ट हो गया। वही बात है, थायराइड में जो है ना वो थायराइड ग्लैंड सही वर्क नहीं कर रहा, मतलब कि थायराइड हार्मोन जो है ना वो सारे के सारे उसकी जो है ना वो सिक्रीशन नहीं आ रही, जिसकी वजह से मैक्सोडीमा एडल्ट्स के अंदर होता है, क्रेटिनिज्म इसी के अंदर होता है। जिन्होंने रेगुलेशन करनी है बॉडी की वो ही रेगुलेट नहीं कर पा रहे, जो फिजियो वाले क्रेटिनिज्म और मैक्सोडीमा। अच्छा बिनाइन ट्यूमर ऑफ द ग्लैंड जो है ना, अगर अब इस ग्लैंड में ना मैंने खुद एक पेशेंट देखा है, ठीक है, यंग पेशेंट, उसको थायराइड का जो है ना वो ट्यूमर्स हैं, मतलब छोटे छोटे नोड्यूल्स उसके जो, और उसको रेडियोथेरापी अब भी करवा रहा है। मैंने अपनी लाइव अपनी आंखों से देखा है, बहुत पेनफुल प्रोसीजर है। बिनाइन ट्यूमर में क्या करता है, डिस्प्लेस एंड कंप्रेस करता है। वो ट्यूमर जो अब है ना वो मसला क्या करता है कि वो आपकी एसोफेगस को कंप्रेस करता है, मतलब सोते सोते आपकी सांस की बंद होना शुरू हो जाएगा, आपका खाना खाते हुए आपको मसला होगा। इसके अलावा कैरोटिड शीट जो होता है ना, मतलब जो कैरोटिड शीट है ना प्री ट्रैकियल और प्री वर्टिब्रल दरमियान में जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया, ठीक है,
और नर्व जो होती है वेगस नर्व, उनको सारे के सारे को वो कंप्रेस करेगा। मैलिग्नेंट ग्रोथ टेंड टू इन्वेड एंड इरोड नेबरिंग स्ट्रक्चर हो गया, प्रेशर सिम्टम्स एंड नर्व इम्प्लीमेंट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ द ग्लैंड। सो सिंपल। नेक्स्ट जो है ना वो है ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या है? नॉन न्यूप्लास्टिक नॉन इन्फ्लेमेटरी इन्लार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। गले के ऊपर एक बड़ा सा गिलड़ जिसे हम कहते हैं ना, उर्दू में इसे गिलड़ कहते हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये जो है ना बनने वाला जिस थायराइड ग्लैंड का ज़्यादा हाथ से बढ़ जाना गोइटर कहलाता है। होती क्यों है? आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। आयोडीन का काम क्या था? उसने थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन करवानी, मतलब T3 और T4 जो है ना इसकी प्रोडक्शन करवा देनी है। तो अगर आयोडीन ही नहीं वो नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन उनके सिग्नल तो मुसलसल पहुंच रहे हैं। हाइपर पैराथायराइडिज्म हो गया और हाइपोपैराथायराइडिज्म हो गया, दोनों कंडीशन हो सकती है। इलाज ग्लैंड कंप्रेस करता है ट्रेकिया को, एसोफेगस, वो जितना बड़ा होता जाएगा वो उतनी नर्व और रिकोरेंट हेरेंजियल नर्व को कंप्रेस करेगा। इसके साथ काज क्या होगा? मतलब काजिंग, एक मिनट, अब ठीक है, अच्छा इसने करना फिर क्या है? काजिंग सिम्टम्स ऑफ द डिस्निया डिस्फेगिया, मतलब सांस लेने में मसला, खाना खाने में मसला, कफिंग होगी, स्पीच डिफ़िकल्टी, डिजीनेस हो जाएगी, यही बातें हैं। ग्रेव डिजीज़, मतलब ग्रेव में क्या है कि वो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड जो होता है ना इसके अंदर हो जाते हैं ग्रेव डिजीज़ के अंदर। ग्रेव डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज विच इज इम्यून सिस्टम जो है ना वो ग्लैंड के खिलाफ ही जो काम करना शुरू कर देता है ना, जिसकी वजह से ग्लैंड ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। मतलब कुछ खास एंटीबॉडीज़ होती हैं वो रिसेप्टर पे जाकर लगती हैं, ग्लैंड कहता है ओह मुझे तो सिग्नल आ गया, हालांकि वो एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो वो जो है ना वो ग्लैंड को ओवर स्टिमुलेट करती हैं, जिसकी वजह हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। और क्या करता है? एक्जो पैथालमस हो गया, ग्वाइटर हो गया, मतलब उसकी आंखें उभरी हुई आपको नजर आएंगी। हिशमोरेज डिजीज या क्रोनिक थायराइडाइटिस क्या है? इज एन ऑटोइम्यून डिजीज इन विच इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय द थायराइड ग्लैंड, तबाह कर देता है। मतलब कहता है थायराइड ग्लैंड मेरा हिस्सा ही नहीं है बॉडी का, इसे तबाह और बात, जिसकी वजह से हाइपो हार्मोन ही नहीं प्रोड्यूस होगी, हाइपो थायराइडिज्म और ग्वाइटर जैसी कंडीशन आपको देखने मिलेगी। पैराथायराइड एडिमा क्या है? पैराथायराइड में ट्यूमर ऑफ द पैराथायराइड ग्लैंड है, लीड टू एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ पैराथार्मोन, मतलब जिसने क्या करना है बोन से ब्लड के अंदर कैल्शियम को लेके आना, उसकी अगर ओवर सेक्रीशन होगी तो बोन जो है ना वो कैल्शियम अपनी निकालती जाएंगी, जिसकी वजह से बोन के अंदर कैल्शियम जो है ना एक्सेस रिमूवल ऑफ कैल्शियम आइन हो जाएगा बोन से, बोन वीक हो जाएंगी और इजीली फ्रैक्चर होना शुरू हो जाएंगे। कैल्शियम लेवल इन ब्लड इंक्रीज, ब्लड के अंदर जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा? किडनी से ब्लड ने फिल्टर होना है, ठीक है, वहाँ से यूरिनरी एक्सक्रीशन के अंदर ज़्यादा कैल्शियम आएगी। इसके अलावा स्टोन जो है ना वो यूरिनरी ट्रैक के अंदर बनना शुरू हो जाए, कैल्शियम स्टोन इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है इन एडवेरेंट पैराथायरॉइडेक्टमी में अक्कर ड्यूरिंग थायरोइडेक्टमी हो गया, ठीक है। पैराथायराइड वो कह रहा है वो थायरोइडेक्टमी की थायराइड के साथ साथ पैराथायराइड भी कभी कभार रिमूव हो जाता है, रिजल्ट इन अगर वो रिमूव हो गया तो क्या होगा? पैराथायराइड जो है ना हार्मोन वो कम होगा, जिसकी वजह से उसने का काम क्या था? बोन के अंदर से कैल्शियम लाना। अब बोन के अंदर से कैल्शियम नहीं आ रही तो क्या है? सारी की सारी कैल्शियम बोन के अंदर स्टोर हो जा रही है, ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मसल स्पैज़म हो गए, ट्विचेसनेस होंगे, क्रैम्प्स आएंगे। उसके अलावा जो है ना लो विटामिन डी लेवल भी इसका एक कारण। इफ होल थायराइड इज टू बी रिमूव्ड पैराथायराइड ग्लैंड आर आइसोलेटेड एंड ट्रांसप्लांटेड इन, वो कह रहा है कि अगर कुछ ऐसी कंडीशन है ना हमें पूरे का पूरा थायराइड ग्लैंड रिमूव करना पड़ा तो हम वहाँ से उस पैराथायराइड को रिमूव करके वहाँ से पैराथायराइड निकाल के ना बाजू के अंदर किसी जगह पे ना हम लगा देते हैं, ताकि वो अपना फंक्शन जो है ना ट्रांसप्लांट कर देते हैं, फंक्शन करता रहे। लेफ्ट सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड आर कॉल्ड विचेस लिम्फ नोड, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके जो है ना क्लेविकल के बिल्कुल ऊपर जो ग्लैंड है इसे हम कहते हैं विचूज। कैंसर फ्रॉम द स्टोमिक और टेस्टिस में मेटास्टाइड टू दिस लिम्फ नोड का कंपेयर। अगर आपको स्टोमिक का कैंसर है या टेस्टिस का कैंसर है और आपको क्लियर कट ये बात पता हो चाहिए कि लेफ्ट साइड की उसका जो है ना सुपरा क्लेविकुलर लिम्फ नोड देखें, आपको पता चल जाएगा इसको या तो स्टोमिक का प्रॉब्लम है या टेस्टिस का है अगर मेल है। ट्रैकियोस्टमी क्या है? ट्रैकियोस्टमी आपने वो गुड डॉक्टर मूवी देखी है, उसके अंदर वो क्या कहते हैं ट्रैकियोस्टमी करता है कि वो एक पेशेंट जो है ना वो स्टेशन के ऊपर गिर जाता है तो वो उसका गला काट के जो है ना वो पाइप सा डालता है। तो वो यही है आर्टिफिशियल एयरवे जो होता है ना वो इस्टेब्लिश किया जाता है पेशेंट में। अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जब हो जाए, मतलब मुंह से सांस नहीं ले रहा तो हम उसे आर्टिफिशियल देने के लिए ना गला उसका थोड़ा सा काट के, और ये बहुत सेंसिटिव प्रोसेस है, बहुत सेंसिटिव है, सिर्फ ट्रेंड पर्सन जो है इसे करते हैं। नेक इज एक्सटेंड, मतलब नेक को थोड़ा सा फैला के ना ब्रिंग टू ट्रेकिया फॉरवर्ड। ट्रेकिया को हम देखते हैं वर्टिकल मिड लाइन स्क्रीन इन साइज की मेड फ्रॉम द रीजन ऑफ क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन इंफीरियरली टुवर्ड द सुप्रास्टर्नल नॉच, मतलब आपके स्टर्नम के ऊपर जो सुप्रास्टर्नल नॉच है वहाँ से शुरू करके कि हम इमेजिनरी लाइन खुद ब खुद दिमाग में ड्रा करते हैं क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन तक।
यहाँ पे क्रिकोथायराइड मेम्ब्रेन होती है क्रिकोइड कार्टिलेज के साथ, वहाँ तक अमूमन पेंसिल से भी ट्रैक करते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी हो तो वो दिमाग में जो है ना वो मेरे जैसे सर्जन जो हैं इंशाल्लाह। द इंसिजन इज़ कैरिड थ्रू सुपरफिशियल फेशिया प्लेटिज्मा मसल, मतलब सबसे पहले सुपरफिशियल फेशिया को हम इंसाइज करते हैं, एक वो ब्लेड होता है, उसके बाद क्या करते हैं प्लेटिज्मा मसल को कट करते हैं, फिर क्या करते हैं इन्वेस्टिंग ब्लेड और डीप सर्वाइकल फेशिया प्री ट्रेकियल मसल आर स्प्लिट इन मिड लाइन, वर्टिकल इंसिजन इज मेड थ्रू सेकेंडिंग ऑफ ट्रेकिया रिट्रैक्टिंग द इस्थमस हो गया, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब इज इंसर्टेड, फिर क्या करते हैं हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को इंसर्ट करते हैं, मतलब एक छोटी सी ये ट्यूब होती है उसको गले के अंदर से यूँ करके ना डालते हैं, और दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं कि उसको किसी बोतल के अंदर पानी वाली के अंदर डालते हैं ताकि पता चले कि ये आया कि स्टमक के अंदर तो नहीं जा रही, लंग्स के अंदर ही जा रही है ना, ठीक है। टू अवॉइड कम्प्लिकेशन इन्फीरियर थायराइड वेन थायराइड आर्टरी लेफ्ट ब्रेकस वैली प्रोटेक्टेड, हमें क्या क्या प्रोटेक्ट करना पड़ता है जब वो करते हैं। सबसे पहले इन्फीरियर थायराइड वेन, जो नीचे से जो ग्लैंड को वेन आ रही है वो, इसके अलावा थायराइडीमा जो 30% पेशेंट में है उसको बचाना होता है, ये ना हो आप गला काटने और खून इतना बहेगा बकरे की तरह वो बचा रहा हो, अल्लाह के हवाले हो जाए। लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन इस्थमस और ट्रेकिया जो है इनको ज़्यादा प्रोटेक्ट करें, मतलब थायराइड ग्लैंड को भी नहीं, ये नहीं हो कि हम थायराइड ग्लैंड को भी काट दें। देखिए इमरजेंसी में अपने दिमाग के ऊपर अपने नर्वस सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करना होता है, पेशेंट को यूँ मार नहीं देना होता। आपने ओथ सर्टिफिकेट तो पढ़ा ही होगा फर्स्ट ईयर में। नेक्स्ट है नीमोथेरेक्स। हेमरेज जो होता है ना वो क्या होता है, इंटीरियर जुगुलर वेन के अंदर एसोफेजियल इंजरी हो जाती है, रिकोरल लेरेंजियल नर्व जो है पैरालिसिस जो है इनके अंदर कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, बहुत कॉमन है। तो गाइस ये थे सारे के सारे जो है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड, होप्स हो आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा, अपनी तरफ से बेस्ट वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। फिर भी कुछ रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन ओपन आप बता सकते हैं, प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बाकी जो करना कर लो वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।